नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हुकूमत, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये सचमुच ताज को चट कर जाएंगे। ओह, बड़े चालाक हैं ये शंखजूड़े। मेरे इतने सारे परमाणु छल्लों की चपेट में कुछ ही आए। चलो, इनकी संख्या कुछ तो कम हो रही है। इस तरह तू चंद शंखजूड़ों को ही खत्म कर पाएगा, लेकिन उससे उनकी तादाद में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका कहना सही है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये ताजमहल को चट करने का अपना काम पूरा कर डालेंगे। मुझे इन्हें खत्म करने के लिए कुछ और ही सोचना होगा, और वो भी ऐसा कि ये सब एक ही झटके में खत्म हो जाएं। लेकिन ऐसा कैसे होगा? एक तरीके से होगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ देर के लिए यहां से जाना होगा। भाग गया, अच्छा हुआ, वरना शंखजूड़े उसे भी चट कर जाते। ओह, ये क्या? ये अचानक आसमान से क्या बरसने लगा? इसे पेट्रोल कहते हैं, और इसके बारे में प्रसिद्ध है कि ये अत्यंत ज्वलनशील होता है। मैंने यहाँ पेट्रोल की बारिश इसलिए की है ताकि मैं इसमें वो आग लगा सकूं जो तुम्हारे शंखजूड़े को ठीक ऐसे भून कर रख दे। ओह, चिटर चिटर, जैसे पॉपकॉर्न भूनते हैं। ओह, तू ये नजारा देख, लेकिन मेरी परमाणु रस्सियों के इस जाल में कैद होकर। मैं अभी आया। शंखजूड़ों को पेट्रोल की आग ने खत्म कर दिया है, लेकिन ये आग और उसका धुआं ताजमहल के दूधिया पत्थर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मुझे तुरंत ही इसे बुझाने का भी इंतजाम करना होगा, और उसके लिए मुझे पास ही मौजूद यमुना नदी के किनारे से रेत लाकर उससे इस पेट्रोल की आग को बुझाना होगा। थोड़ी देर बाद ही आग बुझ चुकी है। अब मुझे परमाणु रस्सियों के जाल में फंसी मुमताज को देखना होगा और उसकी असलियत जाननी होगी। ओह, वो तो परमाणु रस्सी के जाल से निकल भागी। उसके हाथ से निकलने के बाद अब मेरे पास आगरा में करने के लिए कुछ नहीं रह गया। मुझे वापस दिल्ली लौटना चाहिए, जहां मुझे इंस्पेक्टर विनय बनकर अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है। कई जिम्मेदारियां उसका इंतजार इंस्पेक्टर विनय के रूप में कर रही थी। सर, रात हमने यमुना से छरहरे और दुबले पतले एक आदमी की लाश बरामद की है। उसके पहनावे और हालत से पता चलता है कि उस आदमी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। शायद इसलिए इसने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसकी शिनाख्त का कोई जरिया इसके कपड़ों वगैरह की तलाशी में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं जल्द ही इसकी शिनाख्त करने में सफल हो जाऊंगा। कैसे? इसके अंगूठे और आगे वाली 2 उंगलियों पर मौजूद इन निशानों की बदौलत, जो ये साबित करते हैं कि ये आदमी लेखन से संबंधित कोई कार्य करता है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? देखिए सर, जब हम लिखने के लिए पेन पकड़ते हैं तो पेन को अंगूठे के बीच और आगे वाली 2 उंगलियों के साइड से पकड़ते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो आदमी सारा दिन पेन का इस्तेमाल करेगा, क्या उसके हाथों पर निशान नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे, एग्जैक्टली पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे, एकदम पड़ेंगे। अरे, आप एकाएक कहाँ चल दिए सर? तुम्हारी तरह मुझे भी अंगूठे और उंगलियों पर बने दबाव के ऐसे ही निशानों से किसी की शिनाख्त करनी है। फर्क यह है कि तुम्हें एक लाश की शिनाख्त करनी है और मुझे एक जिंदा इंसान की, और वो जिंदा इंसान है ये। लेकिन ये असल में क्या है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। यहां तो जांच से कुछ हाथ नहीं लगा, और ना यहाँ। लेकिन मुझे अपनी जांच बंद नहीं करनी होगी, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि इसी रास्ते के किसी मोड़ पर मुझे खड़ी मिलेगी सफलता।
हाँ, इस आदमी को तो हमारे ऑफिस का बच्चा बच्चा जानता है। सुरेंद्र नाम है इसका, हमारी हिस्ट्री बुक का राइटर। इतिहास के बारे में हमेशा लिखते रहने का जबरदस्त शौक था उसे। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि हमारा प्रकाशक उसे उसकी किताबों को क्या देता है। वो तो बस लिखता ही रहता था, लिखता ही रहता था। लिखते लिखते अचानक एक दिन कहाँ गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। मैं शायद जानता हूं तुम्हारी हिस्ट्री बुक राइटर इस समय कहाँ है। काला पानी जेल में। आओ परमाणु, आओ। इतिहास एक बार फिर अपने इस स्पेशल सेल में तुम्हारा स्वागत करता है। इस बार तुम्हें इस सेल में मेरा ही नहीं, इतिहास इस मासूम बच्ची का भी स्वागत करना होगा, जो इस छोटी सी उम्र में हार्ट कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के साथ जी रही है। गजल। हाँ, इस बच्ची का नाम गजल ही है और तुम हो इसके पिता सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह और इतिहास के जुड़वा और हमशक्ल भाई। नहीं, सच्चाई यही है और इस बच्ची को पहचान कर तुम इस सच्चाई को साबित भी कर चुके हो। तुमने ये सब कैसे जाना? तुम्हें राइटर साबित करने वाले तुम्हारे अंगूठे और उंगलियों के निशानों की बदौलत। ये निशान इतिहास के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि जो हाथ लगते ही इतिहास को जिंदा करने का इतिहास रचता हो, उसे इतिहास लिखने का शौक हरगिज नहीं हो सकता। मेरा सोचना सही निकला और मैं असलियत तक जा पहुंचा, और तुम्हारी असलियत तक पहुंचने के बाद खैराती अस्पताल में भर्ती इस बच्ची तक पहुंचकर उसे लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। हाँ, मैं सुरेंद्र हूँ, अपने अपराधी भाई महेंद्र सिंह का हमशक्ल भाई। मुझे अपने भाई और उसके कर्मों से नफरत है, लेकिन फिर भी मुझे नरक में आना ही पड़ा इस बच्ची की खातिर। मुझे इसके इलाज के लिए ढेरों रुपया चाहिए था। महेंद्र को जब इस बात का पता चला तो उसने एक दिन मुझे उस कचहरी में बुलवा लिया जहां उसकी पेशी की तारीख थी। मैं उससे वहां मिला तो उसने मुझसे कहा, तुम्हें अपनी बेटी की इलाज के लिए ढेरों रुपया चाहिए और मुझे जेल से बाहर आने का मौका। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों के काम हो सकते हैं। मुझे क्या करना होगा? तुम हो बहू मेरे जैसे हो। अगर तुम मेरी जगह जेल चले जाओ तो मैं आजाद होकर तुम्हारी बच्ची का इलाज करा सकता हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओह, तो तुम सोच रहे हो कि इतिहास लिखकर और पन्ने काले करके तुम अपनी बच्ची की जिंदगी बचा लोगे? नहीं मेरे भाई, नहीं। ऐसा इतिहास लिखकर नहीं, सिर्फ इतिहास रचकर ही हो सकता है। और ये इतिहास तुम नहीं, सिर्फ मैं रच सकता हूं, सिर्फ मैं। उसकी बातों में दम था, तर्क की कसौटी पर खड़ी उतरी थी उसकी बातें, जिन्हें मुझे मानना ही पड़ा। और इस तरह तुम इतिहास बनकर जेल में आ गए और उसे आजाद होने का मौका दे दिया। हाँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये सब करके मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि आजाद होती ही वो इस बच्चे के इलाज की बात भूल गया। उसके दिल में इस बच्चे के लिए कोई भावनाएं नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इस बच्ची को मैंने अनाथ आश्रम से गोद दिया है। ओह, एक ऐसी बच्ची के लिए इतना बड़ा त्याग जो तुम्हारा अपना खून नहीं है। कुछ रिश्ते खून से भी बढ़कर होते हैं परमाणु, और इस रिश्ते के लिए मैंने जो किया है मुझे उसका कोई दुख नहीं। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने एक अपराधी की मदद की। तुम्हारी भावनाएं बहुत नेक हैं सुरेंद्र, और तुम्हारी उन्हीं भावनाओं का कद्र करते हुए मैं तुम्हें अपनी जमानत पर जेल से रिहा करवाने का वादा करता हूं। साथ ही इस बच्ची का अपोलो जैसे अति आधुनिक अस्पताल में इलाज करवाने का भी वादा करता हूं जल्दी। तुमने अपना वादा निभाया परमाणु, मौका मिला तो तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। परमाणु का ये कारनामा भी दुनिया की नजर में आए बिना नहीं रह सका, और परमाणु की ये तलाश जल्दी खत्म हो जाएगी जब मैं उसे लाश बना लूंगा। इस कब्रिस्तान में सोई उन लाशों को जगाकर जो सदियों पहले मरकर इन कब्रों में पहुंच चुकी है, लेकिन दुनिया तबाह करने के उनके शैतानी मंसूबे आज भी जिंदा हैं। परमाणु, यस प्रोबॉट, फौरन ही सदर बाजार रेलवे स्टेशन पहुंचो। वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा मौजूद है।
नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला नहीं, रूहों को कपा देने वाला था। ओह नो! भड़ाक! ये कौन है जो रेल के डिब्बों को तिनके की तरह उछाल रहे हैं और मजबूत लोहे के डिब्बों को गाजर मूली की तरह खा रहे हैं? मुझे इन्हें रोकना होगा। धड़ाक! ओह, ये क्या! परमाणु छल्ले इनके शरीर से टकरा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जिंदा हैं। ना सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि अपने शैतानी कामों को ऐसे अंजाम दे रहे हैं जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। क्या चक्कर है ये? चक्कर सीधा सा है परमाणु। ये सभी मुर्दा हैं, सदियों पहले ही मर चुके हैं। उन्हें तू अभी क्या मारेगा? इतिहास! अब जब तू सारी असलियत जान चुका है तो तुझसे ये छिपाना भी बेकार है कि इस बार जेल से आजाद होकर मैंने तुझे मारने की जगह सबसे पहले ऐतिहासिक इमारतों से इकट्ठी की हुई दौलत उड़ाने की योजना बनाई थी। लेकिन तूने हर बार बीच में आकर मुझे बता दिया कि मैं गलती कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले तुझे ही खत्म करना चाहिए, क्योंकि तू खत्म होगा तभी मेरे रास्ते की हर अड़चन खत्म होगी। इन मुर्दों को मैंने तुझे ही मुर्दा बनाने के लिए जिंदा किया है। ओह, अब ये सभी मुर्दे मुझे ही दबोचना चाहते हैं। मुझे इनकी पकड़ में आने से बचना होगा। ट्रांसमिट होने के बाद परमाणु जैसे रिफॉर्म हुआ वैसे ही। ओह, ये शैतान मुझ पर हमला करने की जगह मेरी कमर से क्यों आ लिपटा? क्योंकि मैंने इसे बताया हुआ है कि अगर परमाणु को वश में करना है तो सबसे पहले उसकी कमर से बंधी बेल्ट को वश में करना होगा। ये वही कर रहा है। अब ये इसकी ड्यूटी है कि ये अपनी शैतानी ताकत से तेरे हाथों के साथ साथ किसी भी आवाज, किसी भी तरंगों को तेरी बेल्ट तक ना पहुंचने दे। और तेरी हालत बता रही है कि ये ऐसा करने में कामयाब भी हो रहा है। ओह, सचमुच मैं अपनी बेल्ट तक ना अपने हाथ पहुंचा पा रहा हूं और ना आवाज, यानी मेरे बेल्ट का अब कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा सिवाय मेरे उड़ने वाले फंक्शन के। और ये फंक्शन में सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इसका संबंध मेरी ड्रेस के सर्किट से है। ओह, तो तू अभी भी उड़ पा रहा है परमाणु, लेकिन मेरे ख्याल से तेरी उड़ने वाली ये क्षमता तेरी जान नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जिंदा हुए ये मुर्दे तुझे परकट्टे कबूतर की तरह नीचे ला पटकेंगे। देखा? उफ, अब तू नहीं उड़ेगा परमाणु। तेरे शरीर को छोड़कर तेरी जान उड़ेगी और इसी के साथ रच जाएगा एक ऐसा इतिहास जिसे दुनिया हजारों सदियों तक नहीं भूल पाएगी। कितना मूर्ख है तू महेंद्र! हर पल नया इतिहास रचने के जुनून में तू अपना ही इतिहास भूल बैठा है। सुरेंद्र, मेरा हमशक्ल भाई, यहां मेरे किस इतिहास को बताने आया है तू जिसे मैं नहीं जानता? जिस इतिहास की शुरुआत उस दिन हुई जिस दिन तूने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपने इतिहासकार की नौकरी छोड़ने के साथ साथ अपना घर भी छोड़ दिया। तेरे इस कारनामे का पता जब तेरी गर्भवती पत्नी को लगा तो बेचारी ने सदमे में दुनिया ही छोड़ दी। लेकिन दुनिया छोड़ने के साथ ही वो एक ऐसी फूल सी बच्ची को भी इस दुनिया में छोड़ गई जिसने उसकी मौत के तुरंत बाद जन्म लिया। डॉक्टर ने मुझे बुलाकर उस अभागी की लाश और वो जिंदा बच्ची मुझे सौंप दी। उस दिन मैंने उस अभागिन की चिता को अग्नि देते हुए कसम खाई कि मैं इस बच्ची पर इसके अपराधी बाप का साया कभी नहीं पड़ने दूंगा। मैं नहीं चाहता था कि उस बच्ची पर तुम्हारे पाप की छाया पड़े, इसलिए मैंने इस इतिहास को आज तक अपने सीने में दबाए रखा। लेकिन आज जब तू परमाणु को मारकर एक घिनौना इतिहास रचने जा रहा है तो मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि परमाणु नाम के इस फरिश्ते ने ही उस बच्ची के इलाज का जिम्मा उठाया है, जो मेरी नहीं तेरी अपनी बच्ची है। नहीं, ये झूठ है। सच यही है महेंद्र, सच यही है। तू अपने पाप का निशाना एक ऐसे आदमी को बना रहा है जो तेरे इतिहास के साथ साथ तेरे वर्तमान को भी बचाने में जुटा हुआ है। लानत है महेंद्र तुझ पर, लानत है। नहीं नहीं, एक पल बाद ही घायल शेर की तरह गुर्राया इतिहास।
मौका तो मैं तुझे कोई नहीं देना चाहता परमाणु, लेकिन तेरा एहसान लेकर मैं अपने इतिहास को दागदार करना नहीं चाहता। इसलिए मेरी बेटी के रूप में एक जिंदगी तूने मुझे बख्शी। एक जिंदगी मैं तुझे बख्श कर इस हिसाब को बराबर करता हूँ। ये हिसाब बराबर हुआ परमाणु, लेकिन दुनिया पर हुकूमत करने के लिए मुझे तेरी जान लेने के हिसाब को भी बराबर करना पड़ेगा। और इतिहास इस हिसाब को बराबर करने किसी दिन ज़रूर वापस लौटेगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। परमाणु जब तक आज़ाद हुआ तब तक इतिहास उसकी पकड़ से बहुत दूर निकल चुका था। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।